ओके गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक चालू कर रहे हैं इट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले अगर उसका इम्पोर्टेंस पता हो तो शायद उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, आपको अगर ये पता होगा कि जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सो लेट मी टेल यू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें से कोई एक डायरेक्टर होता है जो फाइनेंस का डायरेक्टर होता है, हु विल लुक आफ्टर द फाइनेंस पार्ट। तो जो फाइनेंस डायरेक्टर होता है जनरली वो लोग एक अपॉइंट करते हैं जिसको बोलते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो पूरी कंपनी का फाइनेंस देखता है, फाइनेंस का हेड होता है। ये सब चीजें थोड़ा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीएफओ कौन होता है? जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स, सो वी कॉल देम शेयर होल्डर्स। दिस शेयर होल्डर हैज गिवन मनी टू द कंपनी। सो मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख दूंगा कि इन्होंने कंपनी को पैसा दिया। तो कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, इन्होंने पैसा कंपनी में लगाया। कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया बिकॉज दे कैन नॉट रन डेली बिजनेस। शेयर होल्डर ये जो होते हैं, शेयर होल्डर ये अलग अलग कोने कोने में होते हैं, पूरे इंडिया से हो सकते हैं, अब्रॉड से हो सकते हैं। सो दे कैन नॉट टेक डिसीजन सिटिंग टुगेदर। सो प्रिफरेबल दे हैव अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की जो टीम होती है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से एक डायरेक्टर कौन बन जाता है? फाइनेंस डायरेक्टर। मतलब वो बंदे को फाइनेंस का नॉलेज होता है। बाकी सब डायरेक्टर्स हैं, कोई मार्केटिंग को देखता है, कोई प्रोडक्शन को देखता है। इन सभी डायरेक्टरों का जो डायरेक्टर होता है उसको एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, वैसे टाइप में। सो ये जो सीएफओ है, अब क्या हो रहा है, पूरे साल भर बिजनेस होता है, पूरे साल भर। सो थ्रू आउट द ईयर जो बिजनेस होता है, बिजनेस का लेखा जोखा मतलब अकाउंटिंग किया जाता है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। सो व्हाट वी मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आपको पैसे मिले हैं, जो आपको फंड्स मिले हैं, जो फंड्स आप यूज कर रहे हो, वो आपको बताना पड़ता है शेयर होल्डर को कि आपने वो पैसे कैसे यूज करे, क्या हुआ उन पैसों का, ताकि उनको एक आइडिया हो कि हमारे पैसे सही जगह पर और सेफ है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है वो तो उसमें हर एक चीज आ जाती है, हर एक चीज आप मेंटेन करते हो सो दैट अगर कोई कुछ पूछ ले तो आप बता सको। जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, जो आप जानते हो। आउट ऑफ दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लोग एनुअल रिपोर्टिंग के लिए एनुअल रिपोर्टिंग करते हैं। मतलब साल में एक बार रिपोर्ट करते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं पता है? कंपनी का परफॉर्मेंस बताते हैं कि इस साल इधर से लेके इस पीरियड में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया, इस साल के एंड में कंपनी की क्या पोजीशन है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हो, जिसको आप बैलेंस शीट के नाम से जानते हो। सो ऑब्वियस सी बात है, ये तो वो बात होगी कि साल भर आपने एग्जाम दिया, सॉरी साल भर आपने पढ़ाई करी और मान लो उसकी एग्जाम हुई, और मान लो आप या एग्जाम ही नहीं लिया, तो क्या पेरेंट्स लोग बोलेंगे कि नहीं कि भाई हमारे लड़के को तुम लेके जा रहे हो तो पढ़ा रहे हो तो उसका परफॉर्मेंस तो बताओ। सो एवरीवन इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि भाई साल भर आपने क्या किया, और उसका परफॉर्मेंस जानने के बाद दे अंडरस्टैंड पोजीशन कि भाई अब वो कहां पर खड़ा है। समझो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पास किए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हो गया, सेकंड स्टैंडर्ड हो तो सेकंड स्टैंडर्ड पास हो गया, अब सीएमए हो जाएगा तो सीएमए डिग्री पास हो जाएगा। सिमिलरली यू शुड बी एबल टू नो योर पोजीशन। तो कंपनीज का भी ऐसा होता है, ये पूरा फ्लो होता है बेटा। अब ये जो रिपोर्ट है, हमको पता है कि एनुअल रिपोर्टिंग में परफॉर्मेंस और पोजीशन देनी है, और एक रिपोर्ट दी जाती है जो आपको मालूम है कि नहीं पता मुझे, चेंजेस इन पोजीशन, चेंजेस इन पोजीशन। मतलब लास्ट ईयर हमारी पोजीशन ये थी, अब ये चेंजेस हुआ है। बेसिकली दिस चेंजेस इस पोजीशन इज नथिंग बट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले ये फंड फ्लो स्टेटमेंट हुआ करता था, अब इसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं वो जज कर पाते हैं कुछ चीजों को। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रिपोर्ट एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट दिस इज वन ऑफ द एनुअल रिपोर्टिंग। देखो, जितनी इज्जत आप पीएनएल को दे रहे हो, जितनी इज्जत आप बैलेंस शीट को दे रहे हो ना, ट्रस्ट में गाइस, उतनी इज्जत आपको कैश फ्लो को भी देनी चाहिए। आपको आता है कि नहीं आता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट में देते हैं।
मतलब जब शेयर होल्डर मांगेगा कोई रिपोर्ट तो उसको एनुअल रिपोर्ट थमाई जाती है और एनुअल रिपोर्ट में ये चीजें देनी होती है, ये 3 चीजें। आर यू क्लियर विद दिस? तो ये चीजें हम लोग एनुअल रिपोर्ट में देते हैं। अब हमको ये तो समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिस्पेक्ट क्या है, किस लेवल पर वो है। जैसे पीएनएल, जैसे बैलेंस शीट, वैसे क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम क्या सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज क्रिएटेड। उसका यूज क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट इज क्रिएटेड। तो उसके लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले पीएनएल और बैलेंस शीट, इनका तालमेल क्या होता है। फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो इसको ध्यान से देखना। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2015। व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2015, 2015 का। आपको आता है फिर भी देखना, नहीं आता फिर भी देखना। सो बेसिकली इट इज नॉट ओनली पीएनएल अकाउंट, assume it to be trading and P&L account. So I'm not writing the trading and word वहां पे। तो हमने क्या किया हम बताते हैं। हमने ना गुड्स खरीदा, परचेजेस, और सब पकड़ के चलिए ये सब हम कैश में कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें हम लोग किस में कर रहे हैं बेटा? कैश में कर रहे हैं। सो वापस से लिख देता हूं, परचेजेस कैश में। ओके, समझो हमने एक 10,000 का परचेज करा। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस। एक एंट्री मैंने लिख दी 10,000 का परचेज करा, एंड दिस इज टू ऑब्वियसली, एंड देयर विल बी अ बाय सेल्स। हमने ये चीज बेच दी, से हमने इसमें से पूरा नहीं बेचा, से कुछ तो बेचा रहेगा। सो आई एम राइटिंग, मेरे हिसाब से एक एक अमाउंट लिख रहा हूं। सो लेट मी राइट 20,000 ईयर। आई एम राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक एज वेल। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक का जरूरत नहीं है, बट ठीक है चलने दो। से 5,000। ओके, सो और कोई खर्चा नहीं है। मान लो जीपी है, सो ये हो गया 25,000। 25,000। सो वी अंडरस्टैंड 15,000 विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मुझे और जगह की जरूरत पड़ेगी, शायद थोड़ा और जगह की जरूरत, बस ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब आपको पता है ये जीपी ब्रॉड डाउन होगा 15,000। अब इसमें से जो खर्चे माइनस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे होंगे। तो इसमें से कुछ खर्चे और माइनस करते हैं। लेट मी इंक्रीज दिस। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे होते हैं ऑफिस के खर्चे होते हैं। तो मान लेते हैं आपने ऑफिस में खर्चे करे से 2,000 रुपए। मान लेते हैं आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे किए से 3,000 रुपए। ओके, मान लेते हैं आपने इंटरेस्ट भरा। ऑब्वियसली आपने अगर लोन वोन लिया तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना। मान लो उधर पे आपने एक भर दिया 1,000 रुपया। और मान लो आपने डेप्रीसिएशन असेट का, जो भी असेट है आपके पास डेप्रीसिएशन है, मान लो 2,000 रुपए। ओके, दिस इज दी, दैट्स इट। ये टोटल मार दिया। सो ये हो गया तेरा 15, यहां पर भी हो गया 15, और ये आ गया आपका 2 नेट प्रॉफिट। ओके, नाउ नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका, चेक करो। 5 और 3 8, तो 7,000 हो गया। ये सबको समझता है क्या? होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई थोड़ा सा एनहेंसमेंट कर दूं प्रोग्राम में, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देता हूं। इंटेंशन नहीं था मेरा, बट ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद डाइजेस्ट कर पाओगे। सो लेट मी डू दैट। ओके, अब याद रखना ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ब्रॉड डाउन होता है बेटा। 7th, सॉरी, उसी साल में हम लोग आगे लेके जाते हैं। एंड वी प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक समझो, जो पहला पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो सेकंड पार्ट है इट्स अ पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड पार्ट जो मैं अभी बना रहा हूं इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हम ये प्रॉफिट को बांटेंगे। मान के चलो ओपनिंग में कोई प्रॉफिट नहीं था, वी डिडंट हैड एनी ओपनिंग बैलेंस, अपने पास प्रॉफिट में 1 रुपया भी नहीं था। दिस इज फर्स्ट टाइम वी गॉट 7,000 रुपीज। नाउ हम लोग इसको बांटेंगे, तो बांटने के 2 तरीके, या तो हमने डिविडेंड पे करा, समझो हमने डिविडेंड पे कर दिया 1,000 रुपया,
एंड वी ऑल्सो पेड टैक्सेस से 2000 रुपए एंड टू नाउ वी हैव अ बैलेंस नाउ वी हैव अ बैलेंस तो 7000 जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से हमने 3000 हमने बांट दिया नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4000 ये अपने पास बैलेंस है पीएनएल में आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ आई शुड राइट द वर्ड ट्रेडिंग एंड पीएनएल जब मैं इतना डिटेल में जा ही रहा हूँ तो आपका टेंशन नहीं चाहिए मुझे अब मैं आपको वापस समझाता हूँ बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो the first part is this is my trading account so one part is my trading account second part is my P&L account and third part is my profit and loss appropriation account so there is a distribution happening ये सबको समझ में आ रहा है now this is the information related to my trading and P&L account I'm moving to next I do have my balance sheet with me so मैं कुछ चीजें बैलेंस शीट की भी लिख देता हूँ so this is my balance sheet of 2015 ओके ईयर एंड पे मेरा बैलेंस शीट का पोजीशन है सो यू अंडरस्टैंड दिस इज असेट साइड एंड दिस इज योर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कुछ इस तरीके से वी हैव अमाउंट कॉलम सो लेट मी कम अप विद द असेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव मशीन ओनली मशीन वी हैव और वो मशीन अपना जो है इज अराउंड देखो उसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन लिया यहाँ पे 2000 सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो मशीन है वो नॉर्मल मशीन लिख रहा हूँ 20,000 की है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लिया है मैंने 2000 माइनस होके 18,000 का फिगर बाहर आ गया ओके बेसिक्स एकदम बेसिक जा रहा हूं मैं नाउ मेरे जो परचेज और सेल हैं वो कैश में होते हैं आई डील ओनली इन कैश सो अगर मैं कैश में डील करता हूं तो ना डेटर है ना क्रेडिटर है बात खत्म हो गई ये जो भी खर्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब मैं कैश में पे करता हूं बेटा एवरीथिंग आई पे इन कैश सो देर इज नो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यू अंडरस्टैंड दैट मेरा अजम्पशन मेरा क्या चल रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या ये परचेज कैश में सेल कैश में ऑफिस का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग आई पे इन कैश ओनली सो सर डेप्री में आपने कैश क्यों नहीं लिखा अरे बेशरम डेप्री इज अ नॉन कैश थोड़ी पैसा तेरा किधर बाहर जाता है when you say I charge depreciation you are not giving this money to anyone so that is not there तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको ओके नाउ अज्यूम कर लेते हैं ये भी मैंने कैश में पे करा एंड दिस ऑल्सो आई पेड इन कैश तो मेरा सब चीज ऑलमोस्ट कैश में है तो वहां पर कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए जब ये कैश में नहीं होगा तो क्या होगा वो बाद में सोच लेंगे अपन फिलहाल सब कैश में है ओके तो ये हो गया मेरा मशीनरी तो डेटर नहीं आएगा क्रेडिटर नहीं आएगा ये सब नहीं आने वाले हैं सो लेकिन एक चीज आएगी अपनी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना बेटा ऊपर लिखा है मैंने क्लोजिंग स्टॉक you can see I have a closing stock of 5,000 rupees so let me take this 5,000 here और कुछ नहीं है मेरा असेट साइड में बस इतना ही है अब हम लोगों ने टैक्स पे किया डिविडेंड पे किया तो कैपिटल तो होना चाहिए ना भाई सो आई हैव माई इक्विटी अकाउंट इक्विटी में आई हैव से how much अभी क्या होता है बैलेंसिंग फिगर का कार्यक्रम होता है और इस साल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस है वो भी तो लिखना पड़ेगा सो दैट बैलेंस इज अराउंड 4,000 ठीक है तो इस पे एक काम करते हैं इसको कर देता हूं मैं चलो कोई बात नहीं बीसी रखते हैं ये 23 हो गया बेटा ये भी 23,000 हो गया और ये 1,000 इधर है सो लेट मी मेक इट 21,000 ये आपका बैलेंस शीट भी टैली है चेक कर लो अब वापस से मैं आपको समझा देता हूँ आई हैव अ 2015 का पिक्चर पूरे 2015 में हमने सेल किया 20,000 का परचेज किया 10,000 का उसकी वजह से क्या हुआ प्रॉफिट हुआ 15,000 का एंड देन वही प्रॉफिट को यहाँ वहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया सो 231 कैश में पे किया 2,000 हमने कैश में नहीं पे किया तो 7,000 है और बाकी सब कैश में पे करके 4,000 का बैलेंस है जो यहाँ दिख रहा है
and this is perfectly valid. So this is my 1 year. Okay, and similar 1 year I'm going to write either pay. So this time I'm going to write a trading and profit and loss account, but this one is 2016, नेक्स्ट ईयर का है. सो देखो एक बात तो पक्का है कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा बेटा 5000 का. दिस ईयर ऑल्सो आई विल डू सम परचेजेस, टू परचेजेस. अच्छा, इस बार जो मैंने परचेज किया से 15000 का परचेज करा, और जो इस बार जो मैंने सेल्स किया है मान लो मैंने 25000 का किया है. ओके, 25 क्या होता है 30000 का किया है. एंड दिस ईयर आई डू नॉट हैव अ क्लोजिंग स्टॉक, मान लो सब कुछ बेच दिया. सो माई प्रॉफिट वुड बी 30,000 and 30,000 to gross profit will be 10,000. सबको समझा? Now as you know this gross profit will be brought down, तो next brought down हो जाएगा by gross profit brought down which will be 10,000. Again I will spend for office, I'll spend for selling and distribution, I'll pay the interest, assuming वो सब सेम है 2000 है 3000 है 1000 है. Even depreciation I am taking 2000 only. So tell me what will be my profit now if I have to take the total 10,000 and 10,000. So I'll get the net profit. To net profit कितना आएगा मेरे हिसाब से 5 दिन 8 2000 आएगा. अब समझना P&L अप्रोप्रिएशन कैसे काम करेगा. सो डू आई हैव अ ओपनिंग बैलेंस? यस. लास्ट ईयर क्या बच गया था, ये 4000 बच गया था ना, तो ये ओपनिंग में मतलब मेरे पास पहले से प्रॉफिट लास्ट ईयर का 4 है. इस साल जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट करंट ईयर का, दैट इज 2000. टोटल मनी विच आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इज 6000. नाउ आई डिसाइडेड टू गिव अ डिविडेंड एंड आई डिसाइडेड टू पे टैक्स. रादर डिविडेंड तो देना ही पड़ता है, टैक्स तो देना ही पड़ता है, डिविडेंड डिसाइड होता है. सो लेट्स से आई पेड अगेन डिविडेंड 1000 and taxes say 2000. Same to balance. So let's calculate the balance now. 6000. If you want I can pay 3000 taxes. चलो 1000 रुपये टैक्स भरा, कम रखते. 2 गया तो 4000. अब गड़बड़ हो जाएगा, इसको 2 कर देता हूँ, 3000. अलग अमाउंट आना चाहिए. अब बैलेंस शीट की बारी आ गई 2016 की. ओके, so I have a equity, I have a liability, I have a assets amount. Now I do not have anything else, but I'm telling you what happened. I had a machine 18,000 का, प्लस मैंने और एक मशीन खरीद सकता हूं मैं 10,000 का. So total machine became 28,000 minus depreciation which I took 2,000. इसका मतलब नया मशीन मैंने शायद हाल फिलहाल में खरीदा होगा, उस पर डेप्री नहीं लिया मैंने. 26,000 हो गया. आई डू नॉट हैव एनी क्लोजिंग स्टॉक सो इट इज 0. सो ये टोटल हो गया 26,000. नाउ माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सेइंग कितना है 3000. ओके, और मान के चलो मेरा जो इक्विटी है वो 21 ही है. बट सर आपका टैली नहीं होगा फिर. हाँ, मान लो हमने बैंक से लोन लिया है, सो 24 प्लस 2000 का लोन लिया है. ये मेरा बैलेंस शीट बन गया पूरा. सो आई हैव 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेरे पास 2 साल का क्या है P&L अकाउंट है. अब देखो
हर साल हम लोग पीएनएल और बैलेंस शीट, पीएनएल और बैलेंस शीट तो देते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा पीएनएल बैलेंस शीट बनाया और बहुत छोटा सा ये बोलते बैलेंस शीट बनाया, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि कैश फ्लो काम कैसे करता है, व्हाट इज कैश फ्लो एग्जैक्टली, है ना। अब आपको कैश फ्लो समझना है, तो मैंने ना इसमें एक चीज नहीं लिखी है जो मुझे लिखनी चाहिए थी, विच इज कैश। अपने पास कैश कितना है, कैश और बैंक का बैलेंस, तो मैं अब ढूंढ के लिखूंगा। देखो, मान के चलो फर्स्ट टाइम मैंने बिजनेस किया। अब आप कैलसी उठा लीजिए और ध्यान से करिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सभी लोग। देखो, सबसे पहली चीज, मैंने 20,000 का बेचा, मतलब मेरे पास 20,000 रुपए है, 20,000 आया, प्लस 10,000 मैंने माइनस कर दिया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 20,000 बेचा, माइनस 10,000 मैंने पे करा। ओके, फॉरगेट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का लेना देना नहीं है ना यहाँ पे, वो तो पैसा तो भर दिया ना आपने। कैश कितना है, अब ये सब कैश में पे हुआ है, तो -2,000, -3,000 एंड -1,000, कितना आ गया, 4,000 अभी मेरे पास हाथ में है। आगे बढ़ो, ये 3,000 ये भी पे किया, -3,000, मेरे हाथ में 1,000 रुपया है। मतलब अगर सिर्फ मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, तो 20,000 रुपया मेरे पास आया, जिसमें से मैंने 10, 10, 2, 3, 1, 2,000 तो नहीं पे करा, 1 एंड 2 ये मैंने पेमेंट करा, राइट। नाउ ये हो गया 1,000। अगर मैं आपको ठीक से समझाऊं, तो देख ऐसा है बेटा, इफ यू अंडरस्टैंड कैश बुक, सो मान लो ओपनिंग में कुछ नहीं था, हमने सबसे पहले इक्विटी से कैपिटल लाया, सो इक्विटी से आपको 21,000 मिला, और मान लो मशीन खरीद लिया, सो मशीन जो खरीदा आपने, 20,000 की मशीन खरीद ली। ओके, अब आपने क्या किया, सेल किया, सेल, देखो वहां पे सेल 20,000 का किया ना, तो सेल से पैसे आते हैं, सेल 20,000। अब आपने क्या क्या खर्चा किया, परचेज किया, ऑफिस किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, इंटरेस्ट पे किया, ये सब खर्चा किया ना आपने। देखो, परचेज 10, 2, 3, 1, सो 10,000, 2,000, 3,000, 1,000, ये सब खर्चा किया आपने। अब इसके अलावा कोई और खर्चा किया क्या आपने, सर व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पैसे नहीं जाते, डिविडेंड और टैक्स ये भी तो भरा आपने, सो आई पेड डिविडेंड प्लस माई टैक्सेस, दोनों मिला के कितना होता है, 3,000। सो ये सब मैंने खर्चा किया पूरे साल भर में, सो व्हाट्स माई बैलेंस। सो इफ यू आस्क मी टू द बैलेंस, देखो आई हैड 41,000, उस 41 को मैंने ऐसे उड़ाया है, ऐसे खर्च किया है। सो लेट मी डू दैट, 41 माइनस 30, 21 सॉरी 41 माइनस 30,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000, सो मेरे पास 2,000 रुपया बैलेंस है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। सो एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 2,000 रुपये मेरे पास कैश में बैलेंस है। ओके, बट सर फिर अपना बाकी अमाउंट हिल जाएगा ना। हाँ कोई बात नहीं, बाकी को एडजस्ट कर देंगे। ये 2,000 रुपये मेरा बैलेंस है, तो लेट मी डू समथिंग, लेट मी क्रिएट अ रिजर्व। रिजर्व नहीं क्रिएट कर सकता, गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं इक्विटी को चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी मैंने वहां पे लिख दिया है, तो अब मैं क्या चेंज कर दूं। 2,000 का बैलेंस है मेरे पास, तो मेरे को 2,000 की तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। इफ आई चेंज दिस 22 किया तो लफड़ा हो जाएगा पूरा। लेट मी चेक क्या कर सकता, सब सही तो है। हाँ, टोटल लिखो सीधा, पहले मैंने वो कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। सो दिस, मैं इसको मिटा देता हूँ। दिस इज 25,000 नाउ, दिस इज 25,000,
4 माइनस किया तो 21 हो रहा है बराबर, राइट, परफेक्ट है। सो सिमिलर वे अभी ये पोजीशन यहाँ पर जाते हैं हम लोग, ये सब भी मान लेते हैं सब कुछ कैश में ही है, सब कुछ कैश में, एवरीथिंग इन कैश, बैलेंस शीट, डिविडेंड। अब यहाँ पर कैश की क्या पोजीशन है वो भी पता कर लेते हैं। सो आई विल प्रिपेयर अगेन द कैश बुक। देखो अब इस बार क्या हुआ, मेरे पास पहले से ओपनिंग में 2000 रुपए थे और मैंने सेल्स किया इस बार, और इस बार भी हमने क्या करा है, परचेज किया है। एंड बाय जो अदर खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन वो भी लिख लेते हैं। एंड बाय इस बार भी डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट पे किया है। सो लेट मी राइट दोज एक्सपेंसेस फटाफट। सो मैंने सेल 30 का किया और परचेज सिर्फ 15 का किया है ना, ओपनिंग इज नॉट कैश में खर्चा हो रहा है। सो परचेज सिर्फ 15 का हुआ है, सेल मेरा 30 का हुआ है। एंड पीएनएल के एक्सपेंसेस जो है वो लिख देता हूँ, टोटल मार के लिख रहा हूँ बेटा। सो टोटल पीएनएल में जो खर्चे हुए ये तीन हुए ना, 3 2 5 1 6, 6000। सो दैट इज 6000 इज देयर। एंड डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, दिस टाइम हाउ मच आई डिविडेंड पेड, 2 plus 1 that is 3000 dividend and interest paid, या और मैंने इफ यू नोटिस मैंने इस बार परचेज किया है 10,000 का और बैंक लोन लिया है। सो व्हेन यू टेक अ बैंक लोन आपको पैसे मिलते हैं। सो 2000 मुझे मिला एंड आई परचेज असेट मशीन विच इज नया मशीन खरीदा मैंने 10,000 का। तो ये मेरा पोजीशन हो गया। लेट मी चेक क्या बैलेंस आता है, थोड़ा सा जगह बना के। So 30 plus 2000 plus 2000 that is 34,000. 34 minus 15 minus 6,000 minus 3,000 minus 10,000, जीरो। कैश पूरा जीरो हो गया। सो यहाँ पर कैश नहीं आएगा और वो परफेक्टली टैलीड भी है। ओके, सो ये आपको मैंने जस्ट समझाने के लिए एक सम मैंने आपके सामने लिखा। एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस सम वेरी क्लियरली, बिकॉज बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन लोग को पी एंड एल बैलेंस शीट उतना अच्छे से नहीं समझता है कि कौन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके सामने सब चीज़ें लिखी, सेल बोलो, परचेज बोलो, ऑफिस के खर्चे, जो कुछ भी है सब कुछ मैंने आपके आँख के सामने लिखा, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि सपोज इफ आई हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट और वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये परफॉर्मेंस और वो परफॉर्मेंस 2 साल का परफॉर्मेंस है। एंड ये मेरी 2 साल की पोजीशन है और नीचे मैंने कैश बुक बनाया टू फाइंड आउट कैश और बैलेंस शीट टैली है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बेटा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि ओपनिंग में इतना कैश था, पूरे साल भर ये खर्चे हुए और क्लोजिंग में इतना कैश है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो ये पर्टिकुलर ईयर का बनता है। अगर मुझे 2016 का कैश फ्लो बनाना है, कौन सा, 2016 का, तो याद रखना मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इफ यू नोटिस तो मेरे लिए लास्ट ईयर का पी एंड एल दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2015 का मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज ये जो भी पैसा आया गया उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो मुझे पता है 2000, मेरे लिए वो ओपनिंग है। तो इफ आई नो माई ओपनिंग आई डोंट नीड द लास्ट ईयर का पीएनएल। सो लास्ट ईयर का पीएनएल आपके काम का नहीं होता है। सर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आपके काम का है क्या? यस, बिकॉज लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से इस साल के बैलेंस शीट में जो चेंजेस हुए हैं उसको रिफ्लेक्ट करना। जैसे लास्ट ईयर हमने लोन नहीं लिया था, इस साल हमने लोन लिया है, देखो तो कहीं ना कहीं तो लोन एक एड ऑन हो गया। तो जब दो बैलेंस शीट को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ये चेंजेस समझेगा। If nothing, no information is given to me, how will I come to know? I have to compare two different balance sheet. So last year की बैलेंस शीट को करंट ईयर के बैलेंस शीट से जब कंपेयर करूंगा तो मुझे समझेगा। जैसे कि
लास्ट ईयर मान लो 18,000 का मशीनरी का बैलेंस था, इस बार 26 है। सो 18 हैज बिकम 26, वाई? सो 18 हैज बिकम 26, देर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 8,000। ये 8,000 क्या है? इज इट अ परचेज? तो नहीं, क्योंकि उसमें डेप्री भी एडजस्ट हुआ है। मैंने आपको ब्रेकअप दिया है, 18 था, 10 ऐड हुआ और 2000 माइनस होके 26 है, मतलब 26 का ब्रेकअप दिया, इसलिए समझा। अगर ये ब्रेकअप आपको ना दूं और मैं डायरेक्टली बोलूं देख बेटा लास्ट ईयर 18 था, अभी 26 हो गया, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट को करंट ईयर के बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे तो समझेगा। दूसरा, इस साल क्या क्या खर्चे हुए, मतलब 2016 में क्या क्या हुआ, एक P&L अकाउंट मिल जाए तो अपने को 2016 में क्या क्या खर्चा हुआ है कैश में, वो सब पता चलेगा। तो बोलने का मीनिंग ये है कि अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो व्हाट यू नीड इज, फर्स्ट यू नीड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2016। ये समझा आपको? इससे आपको समझेगा इस साल क्या क्या खर्चे हुए हैं। ओके। सेकेंड, you need a 2-year balance sheet. That is, you need a balance sheet of 2015 and you need a balance sheet of 2016 to find out what are the differences, changes क्या हुए, जैसे मशीन नई आई है क्या, कोई बैंक नया लोन लिया है क्या, ये सब चीजें इसमें समझ में आएंगी। ओके। अगर आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट किया है तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, कि व्हेन देयर इज अ ओपनिंग एंड देयर इज अ क्लोजिंग तो डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे चलता है, वो सब चीजें। सो अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर, यू नीड दिस एंड 2 years का बैलेंस शीट एंड सम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि अभी जैसे बैलेंस शीट में डिफरेंसेस दे दिया है। मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि पहले 18 था, अभी 26 हो गया, और कुछ नहीं बताऊं, मैं कुछ नहीं बोलूं, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं मशीन पहले 18 था, अभी 26 हो गया, तो आपको क्या पता चलेगा क्या हुआ? तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बताना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। सो कुछ इंफॉर्मेशन जिसको आप एडजस्टमेंट बोलो या फर्दर इंफॉर्मेशन बोलो, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? ओके, ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जब तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट 2016 का बनाना है। अब हम लोग क्या बताएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं, P&L, बैलेंस शीट, ये सब चक्कर को समझो। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये आइडिया मिलता है कि पूरे बिजनेस में स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना कैश था, कहां कहां से पैसे आए, कहां कहां पे पैसे गए, और एंड ऑफ द ईयर कितना कैश है। सो कैश क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है कि पूरे बिजनेस में अगर किसी भी चीज को ट्रेस करनी है, फॉलो द मनी। एंड दिस इज वेरी वेल सेड कि अगर इफ यू फॉलो द मनी एवरी सिंगल रूपी, you will come to know what business decisions are being taken. For example, when you prepare cash flow statement, that means what you're doing exactly. So cash flow statement will be prepared like this. So सबसे पहला, how much opening cash you had. So cash and cash equivalent, not necessary hard cash. Sometimes you may have a bank balance. Bank is also cash. Anything which can be converted easily into cash, इजीली कन्वर्टेबल कैश, तो उसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये हुआ। प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब क्या आया क्या गया। सो व्हाट वर इनफ्लोज, माइनस मतलब व्हाट वर आउटफ्लोज, कुड बी फॉर एनी रीजन फॉर दैट मैटर। सो याद रखना, इनफ्लोज प्लस और माइनस। तो यहां पर हम लोग इनफ्लो को प्लस मतलब कुछ अमाउंट नहीं लिखते, माइनस को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्लस माइनस। दिस इज द सेकेंड थिंग। Third will be the, after this plus minus, you will get something called as closing cash and cash equivalent. ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो जब हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो बनाते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो, 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला कि आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना मिला, that is CFO, cash from operational activity. So let me write operational activity.
आई रिपीट, कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। सो बिजनेस के ऑपरेशंस से कितना मिला। सेकेंड एक्टिविटी वी कॉल इट कैश फ्रॉम investing activity. So I am talking about the investing activity. इन्वेस्टिंग मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करा। अब इन्वेस्टमेंट इनटू एसेट्स भी होता है, इनटू योर फिक्स्ड एसेट भी होता है, और इन अदर कंपनी भी होता है। मतलब आउटसाइड बेसिकली। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। सर एग्जांपल दे दीजिए। आई विल बी गिविंग ऑल द एग्जांपल्स। थर्ड is my cash from financing activity. So third is my financing activity. I'll be giving the example for everything. सबसे पहली चीज समझो, what is business operation? So आपका business क्या है? If your business is selling goods and buying selling of goods, then वहां से जो पैसा जनरेट होगा उसको बोलते हैं business operation. So it's basically sales and purchases and your office expenses, selling and distribution expenses. So basically I would say business operational expenses. So these are the expenses which are covered here. So sales में क्या होगा, अमाउंट आएगा, परचेज में अमाउंट जाएगा, बिजनेस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में अमाउंट जाएगा, बिजनेस ऑपरेशनल इनकम में अमाउंट आएगा। सर ऑपरेशनल इनकम मतलब क्या? ऑपरेशनल इनकम मतलब डिस्काउंट अर्नड, कमीशन रिसीव्ड, समथिंग लाइक दिस। सो ये हो गया आपका ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज। सेकेंड एक्टिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं क्या बोल रहा हूँ, फिक्स एसेट एंड अदर कंपनी इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा। तो देखो, अगर हमने परचेज करा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट तो किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इससे पैसा जाएगा। परचेज कर रहे हो ना, कैश जाएगा। सिमिलर वे उसका उल्टा सोचो, सेल ऑफ फिक्स एसेट और एनी इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो पैसा आएगा। सिमिलर वे हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी में, तो वहां से हमको कभी कभी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है। सो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज काइंड ऑफ इनफ्लो एक्टिविटी। सो ये चीज समझ में आ रही है कि हम जब बोल रहे हैं कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट दोनों भी ले लो, इन अदर कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा। ओके, नाउ आइदर यू विल बी परचेजिंग इट, आउटफ्लो, आइदर यू विल बी सेलिंग इट, इनफ्लो, और यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। सो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई मेरी। आप समझ रहे हो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा इनफ्लो आउटफ्लो है, बेसिकली इट इज एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग में कितना कैश था, पूरे साल भर में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, दीज एक्टिविटीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेजर एक्टिविटीज, है ना। उस मेजर एक्टिविटीज में सेकेंड वाला हमने करा। थर्ड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप पैसे कहां से ला रहे हो। सो देखो, फाइनेंस कहां से ला रहे हो। सो फाइनेंस कैसे लाते बेटा, जैसे हमने शेयर इशू कर दिया, सो इशू ऑफ आइदर शेयर्स और मे बी अ डिबेंचर्स, तो पैसे आते हैं। और यू मे टेक अ बैंक लोन, ले लिया आपने बैंक लोन, सो टेक इन, राइट, इससे पैसे आ रहे हैं, है कि नहीं। सो आई वाज राइटिंग इनटू रेड इंक, सो लेट मी यूज द रेड इंक ओनली। क्या बात है, दिस इज बैंक लोन। थर्ड अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लो अभी ये तो पैसे आ रहे हैं,
और एक रीजन होता है पैसे आने से गवर्नमेंट ग्रांट मिला, ये भी एक टाइप का फाइनेंस होता है, गवर्नमेंट कभी कभी पैसे देता है। और पैसे आने वाले हिसाब तो हो गए, जाने वाले हिसाब करते हैं, लाइक आपने रिडीम कर दिया डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को, या आपने बाईबैक कर लिया इक्विटी को, बाईबैक इक्विटी, दिस कुड बी द रीजन। और क्या हो सकता है जाने का रीजन, बैंक लोन रीपेड, या गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड और पेड, आपको देना पड़ गया। तो कुछ एक्टिविटीज इनफ्लो की तरफ जा रही हैं, कुछ एक्टिविटीज आउटफ्लो की तरफ जा रही हैं, बट इन शॉर्ट ये सब एक्टिविटीज बिलोंग टू वन कैटेगरी कॉल्ड फाइनेंसिंग कैटेगरी। और इसके एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा, सो यू विल बी पेइंग इंटरेस्ट और डिविडेंड टू दिस पीपल। सो दीज आर द एक्टिविटीज विच मोस्टली हैपेंस इन द कंपनी। तो आपको करना क्या है, एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, आपको ये देखना है कि कितना ओपनिंग में कैश है, जो भी कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज हुए थ्रू आउट द ईयर, वो कहां से आ रहे हैं, ऑपरेशन से आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं कि फाइनेंसिंग से आ रहे हैं। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज आ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन स्किल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम लोग ट्राई कर रहे हैं समझने के लिए। तो ये आपको अगर समझ में आया हो, बट दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगर इफ यू आस्क मी पर्सनली, द फॉर्मेट विच वी फॉलो टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब बनाते हैं, सो सिंपल फॉर्मेट है, हमको बताना होता है कि भाई कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फलाना फलाना पैसा आया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से फलाना फलाना पैसा आया, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये पैसा आया। सो इफ यू टॉक अबाउट, लेट मी नॉट राइट एस्ट्रिस्क, मैं उसकी जगह पे ए आया, यहां पर बी आया, यहां पर सी आया, फिर मैं लिखूंगा टोटल कितना आया। सो टोटल बोलेगा तो total would be A plus B plus C. Always remember, some of them might be in a minus also, negative भी हो सकते हैं, but that's okay. कुछ प्लस हो सकते हैं, कुछ माइनस हो सकते हैं। मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, वेन एवर यू विल बी प्रिपेयरिंग दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको ये अमाउंट्स निकालने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जैसे ही आएगा उसमें ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग में इतना था मेरे पास, ओके, ये अमाउंट था, उसमें जैसे ही ऐड करोगे आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इतना मेरे पास बैलेंस बच गया। ये आपका फॉर्मेट होता है। इफ यू आस्क मी हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, दिस इज हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। थोड़ी सी और डिजाइनिंग सही कर दूं तो ये अमाउंट कॉलम होगा कुछ इस तरीके से। अब यही डिटेल में बनता है, जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी पे अगर मुझे निकालना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि फर्स्ट एक्टिविटी में क्या क्या कैटेगरी से पैसे आए। जैसे अभी देख रहे हैं सब कैटेगरी, परचेज फिक्स एसेट किया, एसेट बेचा, क्या क्या किया वो सब। अब इसमें एक चीज समझने का कि जब भी स्टेटमेंट बनाओगे, अगर इनफ्लो है तो नॉर्मल तरीके से अमाउंट लिखना है जैसे आप लिखते हो, लेकिन अगर आउटफ्लो है तो आपको नेगेटिव में लिखना होता है, माइनस साइन नहीं देते हम, ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव कि भाई आउटफ्लो की बात कर रहे हो आप लोग। सो ये एक सिंबल होता है लिखने का। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ प्लस माइनस होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको कि परचेज करोगे तो प्लस होगा, सेल करोगे सॉरी परचेज करोगे तो माइनस होगा, सेल करोगे तो प्लस होगा, सिमिलर वे। इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। सो इससे क्या पता चल रहा है सर, इससे ये पता चलता है बेटा कि तेरे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना पैसा था, पूरे साल में पैसे कहां से आए गए, और एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना पैसा है। हर एक पैसे का एग्जैक्ट हिसाब मिलता है, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हमने सिर्फ ये समझा कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखता कैसा है, क्या होता है, राइट? ये उसका बेसिक्स है, और ये एक स्टेटमेंट होता है जो अपने को देना होता है समझ। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? सो आई वांट यू टू राइट दिस वन, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2016, कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज एंड द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिखा है टॉप पे, उस एग्जाम्पल को फॉलो करके मैं ये आपको बना के दूंगा।
तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली फंक्शन करता है. सो आई विल फॉलो माई एग्जाम्पल एंड दिस विल गिव यू द क्लियर आइडिया करना क्या है. सो माई एग्जाम्पल इज ऑलरेडी देयर. अब ये रहा, बना हुआ है मेरे पास. मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया, बैलेंस शीट दे दिया. अब अगर मुझे 2016 का बनाना है, 2016 का, तो फॉर मी दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ आई हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2016, ओके, तो ये चीजें मुझे चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं. मैंने ऑलरेडी कैश बुक बनाया है बेटा. कैश बुक इज अ काइंड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट कैटेगरी नहीं होती बस इसमें. तो मैं आपको समझाने के लिए अभी क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस मैं ले रहा हूं. ओके, नाउ आई विल बी प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद दिस हेल्प. अब एक चीज समझो, कैसे पता चलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन कहां है. ये जो नीचे लिखा है ना मैंने, कैश फ्रॉम ऑपरेशन. तो देखो, सिंपल चीजें बात करूं तो एक होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2016 का, और मेरे पास होगा बैलेंस शीट 2015 का, और मेरे पास होगा बैलेंस शीट 2016 का. एक चीज समझने के हमेशा दिमाग में रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी तुझे मिलेगा ज्यादातर उसमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि बिजनेस वही हो रहा है. बट सम टाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी को बिलोंग करती है. जैसे इफ आई, मैंने लिखा इंटरेस्ट पेड, तो ये बिलोंग करता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को. सर आपको कैसे मालूम? अरे भी बताया ना बाबा, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब किसी ने आपको पैसा दिया होगा तभी पे कर रहे हो ना. सिमिलर वे, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में, तो ये बिलोंग करता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को. इसको छोड़ के, इनको छोड़ के, ये दो आइटम पूरा हम बोल सकते हैं कि बाकी सब किसको बिलोंग कर रहा है, कैश फ्रॉम एक्टिविटीज को. बाकी जो एडजस्टमेंट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा. दूसरा, when you talk about balance sheet then we don't talk about cash from operating activities, because यहां पर सिर्फ फाइनेंसिंग और यही मिलेगा. देखो, जो लाइबिलिटी साइड होता है इट बिलोंग्स टू फाइनेंस, क्योंकि यहां से आपको फाइनेंस मिलता है. सो लाइबिलिटी साइड बिलोंग्स टू फाइनेंस एंड असेट साइड बिलोंग टू योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. आपको समझ रहा होगा तो आपको यह समझ में आएगा कि कौन कहां ढूंढना है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यू विल बी लुकिंग P&L account. Finance activities you will be looking investing, finance activity on the liability side, investing activities on the asset side. हालांकि और भी ट्विस्ट एंड ट्रिक्स होंगे, बट फिलहाल इतना जानते रहिए, दिस इज द क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को समझने का कोशिश करते हैं हमारे एग्जाम्पल में. एज आई टोल्ड यू इन माई एग्जाम्पल, यू टेल मी इसमें कौन फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा और कौन ऑपरेटिंग में रहेगा. तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो इंटरेस्ट होता है ये रहा, ये किसको बिलोंग करता है बेटा, फाइनेंस एक्टिविटीज को, बिकॉज आई एम पेइंग द इंटरेस्ट. तो व्हेन आई विल प्रिपेयर द फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में मुझे इसको कहां लिखना है, फाइनेंस एक्टिविटीज में लिखना है. दूसरा, ये चीज समझ में आ गई सबको. इवन दीज टू थिंग्स, डिविडेंड, डिविडेंड आप पे कर रहे हो तो ये भी कहां जाएगा, फाइनेंस एक्टिविटी. डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड विल बी अ फाइनेंस एक्टिविटीज. अब इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है नहीं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं आएगा. बाकी सब आपका कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. परचेज होने दो, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल. दूसरा, व्हेन यू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट, आई टोल्ड यू asset side will belong to investing and liability side will belong to finance activities. अब हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. चलो, if you ask me to prepare the cash flow statement now, how I am doing, you only follow. मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया मैं वही फॉर्मेट फॉलो करूंगा बेटा. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके. सो ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट. जनरली इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं होता है,
एक सम समझा रहा हूं मैं, इसलिए मैं इनर कॉलम आउटर कॉलम का कॉन्सेप्ट रख रहा हूं आपके लिए, अदरवाइज यू डोंट नीड दिस इनर एंड आउटर कॉलम्स. ओके. फर्स्ट थिंग, दिस इज एन स्टेटमेंट नॉट अकाउंट. इसके लिए यहां पर कोई भी डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट होता ही नहीं. ठीक है. यहां पर आ जाएगा तेरा पर्टिकुलर्स, ये तेरा अमाउंट इनर कॉलम का और ये अमाउंट आउटर कॉलम का. मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या होगी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. चलो अभी सोच के बताओ, बिजनेस ऑपरेशन से मुझे कितने पैसे मिले. तो यहां पर आ जाओ. ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो बेसिक एक्टिविटीज है, सेलिंग एंड वो सब चीजें करना. समझने का कोशिश करो. ऑपरेशंस देखो, इफ यू टॉक अबाउट, देर आर टू मेथड्स टू डू इट. One is called direct method, another one is called indirect method. When we talk about direct method का मतलब क्या होता है, देख 30,000 मिला, कैश में मिला. मैंने बोला ना ये सब कैश में है. 30,000 मिला, मैंने उसमें से कितना पे किया, 15 पे किया. ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर. एंड मैंने ये भी दो खर्चे करे. क्या इसके अलावा मैंने और कोई खर्चा किया? हाँ सर, वो इंटरेस्ट पे किया. इंटरेस्ट इज नॉट ऑपरेशनल एक्टिविटी. मैंने तुझे चार्ट दिया है ना बना के एडू, ये क्या है, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. क्योंकि उस रीजन से वो देना पड़ रहा है. इट इज नॉट फॉलिंग इन टू दिस कैटेगरी. इधर पे सेल, परचेज और बिजनेस के ऑपरेशनल एक्सपेंस आएंगे, है ना. तो उसके हिसाब से बात करो. अब फिर से करो. चलो. और ये जितना अच्छे से समझेगा ना, ट्रस्ट में गाइस, आपका दिमाग दौड़ेगा. नाउ यहां पर आ गए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. डू यू फाइंड, मैंने कितने, तीन अमाउंट सर्कल किए हैं, तीनों को देखो. 30,000 मिला, 15 पे किया, 2,000 पे किया, 3,000 पे किया, एंड द बैलेंस इज माय ऑपरेशनल एक्टिविटी से मिला हुआ कैश. 30,000 मिला, 15 पे किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना. सो व्हेन आई एम डूइंग इट विद द डायरेक्ट मेथड, देन आई विल राइट डायरेक्ट मेथड. सो डायरेक्ट मेथड में बहुत सिंपल होता है. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर, डेटर से कलेक्ट किया 30,000, लेस पेमेंट टू क्रेडिटर, सप्लायर को पेमेंट कितना किया. अब 15,000 का माल खरीदा तो 15 ही पे किया रहेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कैश में किया है. तो सर माइनस साइन नहीं लिखना है, हाँ मत लिखो माइनस, ऐसे लिखो. ठीक है. एंड पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर गुड्स था ये. सिमिलर वे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस होते हैं, मतलब ऑफिस के जो खर्चे होते हैं. सो 2,000 प्लस 3,000 कितना होता है बेटा, 5,000. तो मुझे बताओ कितना कैश मैंने जनरेट किया ऑपरेशन से. 120, 10,000 बराबर है. अब याद रखना, इसमें जो टैक्स भरते हैं ना, वो भी बिजनेस ऑपरेशन में ही आता है. सो आई एम सर्कलिंग इट हियर. वट एवर टैक्स यू पे, अज्यूमिंग आई पेड द टैक्स. सो इसमें टैक्स में नीचे लिख रहा हूं, लेस टैक्स पेड. कितना पे किया मैंने बेटा, 1,000 रुपए. सो इसको माइनस में लिख दिया. धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे समझेगा, फटाक से कुछ नहीं समझना है आपको. ये हो गया. तो बिजनेस ऑपरेशन से हमने 9,000 रुपए जमा किए प्लस में. इज दैट क्लियर. सो वी गॉट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन 9,000 रुपीज अपने को मिला. अब जो मेरी दूसरी एक्टिविटी है, ये हो गया, एक एक्टिविटी डन. सेकेंड एक्टिविटी है मेरी, उसका नाम क्या है बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है. अब यू ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वाज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑल अबाउट. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है बेटा, परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यही आता है. अब मुझे बताओ वो कहां मिलेगा.
विल यू गेट इन टू पीएनएल अकाउंट में मिलेगा? कहीं पीएनएल अकाउंट में तेरे को दिख रहा है क्या? एक मिल सकता था, कौन बता? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, बट इसके क्रेडिट साइड में ऐसा कुछ हरकत नहीं हुआ है, तो वो नहीं आएगा। सो मुझे जो भी आप चाहिए वो यहां नहीं मिलना है, अब मिलना है बैलेंस शीट को कंपेयर करके। सो आई विल कंपेयर टू बैलेंस शीट एंड दैट इज टू आई विल कंपेयर ओनली असेट साइड्स। आई टोल्ड यू ना कि इट जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो आपको असेट साइड में अपीयर होता है। अब देखो, इफ यू लुक इनटू द असेट साइड, 18,000 था ओपनिंग में, अभी 26 हो गया। सो क्या हुआ है सर? सर 18 से 26 मतलब बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। इफ आई गिव यू द इंफॉर्मेशन, 18 था, 10 परचेज किया और 2000 का डेप्रिसिएशन, तो मुझे बताओ मैंने कैश में खर्चा कितना किया? सर ये जो 10,000 है वही कैश में हुआ है ये। हाँ, तो वो आपका कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो देखो यहां पर आ गया। सो मैं यहां बताऊंगा कि आई हैव परचेज ऑफ मशीन। अब बताओ, परचेज ऑफ मशीन प्लस में है कि माइनस में? परचेज मतलब आउटफ्लो, खरीदा होगा, माइनस में जाएगा। कितना? 10,000। इज देयर एनीथिंग आई डिड? इन्वेस्टमेंट खरीदा, ऐसा कुछ कुछ भी दिख रहा है क्या आपको? सब बस इतना ही है, बाकी तो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी जीरो हो गया है। सर लोन है, अरे बेशरम लाइबिलिटी साइड क्यों देख रहा है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेट साइड? एसेट साइड आई टोल्ड यू ओनली वन एसेट, सो दैट इज ओनली वन, दैट्स इट, वही है ही है। सो लेट मी टेक दिस टोटल आउट। सो माइनस में 10,000, सो वी डोंट राइट माइनस। आउटफ्लो को हम इंडिकेट ही कैसे करते हैं? नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में डाल के। वो गड़बड़ मत करना, इसलिए ध्यान में रखियो। आई नीड टू एक्सटेंड दिस लाइन थोड़ा सा। इतने में काम बन जाएगा। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूं? माई थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी क्या थी बेटा? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस रिलेटेड जो भी हरकतें वो कहां देखना होता है? ऑन द लाइबिलिटी साइड। बट इसमें भी कोई एक हो सकता है, एक कौन? वही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है यहाँ पे। इफ यू लुक इट केयरफुली, आई एम डूइंग इट विद अ ग्रीन। ये आइटम और ये आइटम, ये दोनों भी किसके रिलेटेड है? फाइनेंस, तो वो यहां लिखे जाएंगे। सो इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। वाई एम राइटिंग इन द ग्रीन इंक? बिकॉज वो पीएनएल से आया है। सो इंटरेस्ट पेड 1000 रुपए का और डिविडेंड पेड 2000 का। ओके, टोटल एक साथ मारेंगे। अब हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में भी देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में इफ यू लुक इनटू वेरी केयरफुली, you will find this is 21 and this is 21, no movement। 4000 3000, सर ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑपरेशनल एक्टिविटी में आता है जो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो इसको नहीं देखना है अपने को। सर इधर जीरो था बैंक लोन और यहाँ 2000 है, हाँ ये आएगा ना। आपने बैंक लोन लिया, कहीं ना कहीं तो फंडिंग हुई। सो बैंक लोन टेकन कितना? 2000 प्लस में लिखा मैंने। ओके, इसको इधर कहाँ लिख रहे हैं अपन? डायरेक्टली अंदर लिख सकते थे। सो 1000 2000 एंड 2000 प्लस में, तो नेट फिगर कितना आ रहा है? 1000 माइनस में। चलो, अब हम क्या करेंगे? तीनों एक्टिविटीज से टोटल कर लेंगे। सो माई ए प्लस बी प्लस सी इज माई 3 एक्टिविटीज। तो देखो 9 प्लस में है और 10 और 1 माइनस में है, तो दोनों माइनस और उसको करोगे तो कितना आएगा? माइनस में 2000। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, हाउ मच वॉज माई ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस? ओपनिंग कैश कितना था? आप बैलेंस शीट में चले जाइए, ओपनिंग कैश ये था 2000। सो लेट्स राइट 2000। सो माय ओपनिंग कैश वाज 2000 एंड इफ यू टेक दिस टोटल, जीरो। कितना आ रहा है? जीरो। सो दैट इज माय क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
देखोगे तो टोटल कैश इक्विवेलेंट में जीरो है ही नहीं। ये बन गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट लुक इन अ इजी मैनर। कुछ दिमाग नहीं लगाया, एकदम हल्के दिमाग से किया। हम लोग ने पता किया कहां से कौन सी एक्टिविटी से पैसा लिखना है, कहां लिखना है, कौन सी कैटेगरी में लिखना है। आपको सिर्फ ये सीखना है कौन सी कैटेगरी में कौन सा पैसा लिखा जाएगा। एंड इफ यू डू इट वेरी वेल देन देयर वोंट बी एनी इशू। अब ये एक सिंपल मेथड था जिसको मैंने करके दिखाया, बट यहां पर जो मैंने मेथड यूज किया है सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। देयर इज अ अदर वे आई एम टू कैलकुलेट दिस 9000। कैलकुलेट 9000 ही करेंगे लेकिन अदर मेथड से करेंगे। देयर इज अ मैकेनिज्म। फिलहाल ये लिख लो। सो यू हैव दिस क्वेश्चन। यू डोंट नीड दिस कैश बुक, ये नहीं लिखो। वो तो मैंने मेरे लिए निकाला क्योंकि मुझे कैश का बैलेंस पता करना था। कैश फ्लो लिख चुके हो एंड देन आई प्रिपेयर्ड दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। Now once you're done with this cash flow statement, now I'll show you how indirect method will help us. अमाउंट 9000 निकालना है तो मैं ना थोड़ा उसको बाहर करता हूं इधर। इसी सम को अगर हम सॉल्व करते हैं, यही फर्स्ट पार्ट, ओनली द फर्स्ट पार्ट, बाकी नहीं। कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी, बट दिस टाइम आई विल ट्राई टू डू इट विद अ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या हो भैया? पेन को, पेन क्यों नहीं चल रही? मेथड ठीक है। अभी इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कुछ ऐसा बहुत रॉकेट मेथड नहीं है। इसमें क्या होता है, अज्यूम अगर आपको पूरा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं दिया होगा तो कैसे करोगे। सपोज आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट पूरा नहीं दिया है एंड आपको सिर्फ बताया है कि नेट प्रॉफिट इज दिस मच। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये आपको पता है। एंड देन आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है, मतलब आपको सेल्स नहीं दिया है, परचेज नहीं दिया है, ऑफिस में कितना खर्चा हुआ नहीं दिया है। हाँ, आपको कुछ कुछ डिटेल दी है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट दिया है। जैसे मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीजें रब कर देता हूँ, फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड समझाता हूँ। नाउ व्हेन आई से इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या दिया होगा पहले वो समझो। इनडायरेक्ट मेथड में यू विल हैव अ इंफॉर्मेशन, तो बैलेंस शीट तो सर्टेनली दिया होगा। सो बैलेंस शीट में आपको क्या मालूम है, लेट मी डू इट दिस कलर, नहीं कुछ अलग कलर लेता हूं मैं इस बार। सो लेट्स टेक अप दिस वन। ओके, जो जो चीजें होंगी आपको ये पता होगा। सो इससे क्या पता चलता है कि भाई ओपनिंग में 4000 था, क्लोजिंग में 3000 है। ये दिख रहा है आपको, 4000 एंड 3000। ओके, दूसरा, तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे ओपनिंग में 4000 लिखा, क्लोजिंग में 3000 लिखा। और मुझे क्या क्या पता था, ये पता रहेगा आपको, और आपको ये पता रहेगा। These are the information which will be available to you. Rest all information will not be available to you. और एक depreciation, ये ध्यान दीजिए आप। बाकी आपको कुछ नहीं पता होगा इनडायरेक्ट मेथड में, तो हमें इनडायरेक्टली आंसर निकालना है। अब कैसे कर रहा हूं मैं इनडायरेक्टली, वो समझने का कोशिश करो। अगर मुझे पता है कि ओपनिंग में 4 था, क्लोजिंग में 3 था, मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1000, और मैं बोल रहा हूं उसमें से ये दो माइनस हुआ है, तो मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, ये सब लिखूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। और ये चीज जब मैं यहां लिखूंगा तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास 2000 रुपए का प्रॉफिट था। अब ये जो दो चीजें दिख रही हैं आपको, आपको याद करो, ऑपरेशनल मेथड में जब डायरेक्ट मेथड मैंने किया था तो मैंने ये दो चीजों को छोड़ दिया था, मैंने इग्नोर कर दिया था, माइनस नहीं किया था। ये बोल के एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और नॉन कैश है। अब इनडायरेक्ट मेथड में इन्हीं चीजों को कंसीडर करेंगे। अब उल्टा जाऊंगा, देखो 2000 में ये ऐड करूंगा, ये ऐड कर दूंगा, ये दोनों ऐड कर दो, बिकॉज ये खर्चे हैं जो, अगर ऑपरेशनल एक्टिविटी में बाकी सब खर्चा माइनस हुआ रहेगा, मतलब ये दो माइनस नहीं हुआ रहेगा, तो इनको ऐड करने से हमको बाकी टोटल आ जाएगा। सो 2000 में ये दोनों ऐड कर दो, 2 and 1 3, मतलब 5000 हो गया। यस और नो?
5000 हो गया, तो देखो 2000 और ये दो ऐड कर दिया, 5000 हो गया। सो लेट मी राइट 5000। सो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई विल राइट फर्स्ट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब क्या, आई विल राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग में 4 था, क्लोजिंग में 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1000 नेगेटिव में। ठीक है, अब जो जो चीजें डेबिट में है, जैसे यहां पर डिविडेंड है, टैक्स है, ये सब माइनस हुआ है, तो मुझे इसको ऊपर, मुझे ऑपरेशनल एक्टिविटी निकाल, तो जो माइनस हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सो डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स पेड, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। सो ऐड बैक कितना करना है, सो वन इज 2000, अनदर वन इज 1000, सो 2000 एंड 1000, इसको ऐड करने से मुझे जो मिलेगा वो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा करेंट ईयर का। चेक करो, 2000 करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट मिल गया। अब वापस से मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पीएनएल में जो खर्चे आए हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेशनल, ये नॉन ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल मतलब, नॉन ऑपरेशनल मतलब अदर देन ऑपरेशनल, फाइनेंस भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, एंड जो नॉन कैश है उसको एडजस्ट करूंगा। तो देखो यहां पे मैं कर रहा हूं। सो नॉन कैश में आ रहा है डेप्रिसिएशन, माइनस हुआ था उसको ऐड करेंगे, दिस इज नॉन कैश। एंड ऐड करूंगा इंटरेस्ट विच इज नॉन ऑपरेशनल। तो कितना है डेप्री, कितना है 1000 एंड 2000, सो 2000 ऐड किया एंड 1000 ऐड किया, दोनों को मिला के कितना हो गया, 5000। ठीक है, ये जो आया ना बेटा, इसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अभी भी इसमें कुछ चीजें एडजस्ट होनी बाकी है। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर इट क्लियरली, मैंने इसमें क्या क्या लिया था जब मैंने डायरेक्ट मेथड किया था, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या लिया था। मैंने लिया था सेल्स, सेल्स में से माइनस किया था परचेज, परचेज फिर ये दो माइनस हुए थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था। आपको याद हो तो लास्ट में टैक्स में नीचे माइनस करता हूँ, इसमें भी करूंगा, ये मैंने इतना ही लिया था, ये 1000 था मेरे हिसाब से। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनडायरेक्ट मेथड में मैं इसको छोड़ के बाकी सब ले लूंगा। देखो अभी भी देखो कौन छूट गया है, सर जीपी, अबे जीपी थोड़ी आएगा, ये देखो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये अभी भी रह गया है, कहीं ना कहीं तो हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा, और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ये बैलेंस शीट में है, देखो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है आपको, इट इज नॉट माई फिक्स एसेट, पहले था अब नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल जो इस साल आपने 10,000 जो पे किया है, 10,000 जो पे किया है, तो वर्किंग कैपिटल में आपने 5,000 रुपये ब्लॉक किया था, वो आपका रिलीज हो गया, मतलब इसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। चलो मुझे बताओ, स्टॉक पहले कितना था, अब स्टॉक कितना है। पहले स्टॉक था अपना 5,000, अब स्टॉक है 0, एंड स्टॉक इज करेंट असेट, राइट। तो करेंट असेट पहले 5 था, अभी कम हो गया, तो करेंट असेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बेटा। डिक्रीज इन करेंट असेट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। करंट असेट कम हुआ मतलब कहीं ना कहीं तो आपका पैसा रिलीज हो गया। सपोज मैंने बिजनेस बंद कर दिया, तो पहले 5,000 का स्टॉक था, अभी स्टॉक 0 है, मतलब मेरा जो पैसा मैंने 5,000 रुपए लगाए थे, अब वो क्या हो गए, 0। तो उस हिसाब से 5,000 का रिलीज है, रिलीज मतलब 5,000 प्लस, ओके, एंड दिस प्लस का टोटल मार देंगे, कितना हो जाएगा, 10,000, एंड दिस 10,000 विल बिकम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इसमें से अभी टैक्स माइनस होना बाकी है। सो लेट मी माइनस टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितना किया था हमने, 1,000 रुपए, माइनस कर दो, आउटर कॉलम में 9,000 आ जाएगा, एंड दिस 9,000 एंड दिस 9,000 आर बोथ सेम। ये देखो, ये देखो। यहां पर डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हम लोग कलेक्शंस माइनस खर्चा वो करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट से,
रिवर्स जाते हैं, उल्टा जाते हैं, राइट। जब मैं ये सम करूंगा ना तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है बेटा। आपको मालूम नहीं है बहुत सारी चीजें, जैसे कि रिवर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी रिवर्स में हम क्या कर रहे हैं आप समझने की कोशिश करो। नेट प्रॉफिट से शुरू करके मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ कि मुझे बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा मिला रहेगा। तो जो जो चीजें मैंने डायरेक्ट मेथड में कंसीडर करी, वो चीजें इनडायरेक्ट मेथड में इग्नोर करी। देखो, जो येलो पार्ट है आई इग्नोर्ड इट, आई टुक ओनली ब्लू पार्ट, एंड डायरेक्ट मेथड में ओनली येलो पार्ट इज टेकन, जिसमें से दोनों में जो कॉमन आता है वो ये टैक्स है। दिस बिलोंग्स टू येलो पार्ट में भी आ रहा है, बिकॉज ऊपर नहीं लिखना है मुझे, नीचे लिखना है, तो ऊपर ऐड करूंगा तभी तो नीचे लिखूंगा, इसलिए मैं उसको ऊपर ऐड करता हूं ये, क्योंकि मुझे नीचे लिखना है उसको माइनस करके, इसलिए ऊपर ऐड करके नीचे लिखता हूं। अगर मुझे नीचे नहीं लिखना होता ना तो मैं ऊपर ऐड भी नहीं करता उसको, बिकॉज ऑपरेशनल एक्टिविटी तो है, मुझे उसको सेपरेटली दिखाना पड़ता है। टैक्स इज शोन सेपरेटली, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। सर देन what we are supposed to do, हमें which method we have to follow? If in the question all the information, purchases, office expenses, and all these expenses are given to you, proper P&L account is given to you, you can do either by direct method or indirect method. But if in the question only blue part is given and not the yellow parts, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं होगा, तुमको इनडायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा, बिकॉज तुम कर ही नहीं पाओगे डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है ना। सो क्या होता है, पीएनएल दिया है, यू हैव टू चॉइसेस, आइदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। पीएनएल नहीं दिया है, देन यू हैव ओनली वन चॉइस, इनडायरेक्ट मेथड। इफ यू आस्क मी व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट, एएस बोलता है फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, एएस बोलता है ये वाला करना है, वो वाला नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि पीएनएल दिया है और बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर एएस 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, देन आपको कंपलसरी इनडायरेक्ट मेथड करना पड़ेगा। सो जो अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप हुई है विच मेथड, और बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इससे कोई लेना देना नहीं, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं, ये सिर्फ इसके लिए है ना। सिर्फ नीचे वाला तो जैसा था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं। तो आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूं, कब आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड करोगे, कब इनडायरेक्ट मेथड करोगे, और कब इनडायरेक्ट मेथड करोगे, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो, डायरेक्ट मेथड तभी आप कर सकते हो व्हेन पीएनएल अकाउंट इज गिवन, व्हेन ट्रेडिंग एंड पीएनएल गिवन। और इनडायरेक्ट मेथड कब कब कर सकते हो, पहला व्हेन ट्रेडिंग पीएनएल गिवन, तब कर सकते हो। व्हेन ट्रेडिंग पीएनएल इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, नॉट गिवन। एंड तीसरा व्हेन कैश फ्लो स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एज पर एएस 3। ये तीन रीजन है इनडायरेक्ट मेथड बनाने के। मतलब डायरेक्ट मेथड तभी बनेगा जब क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएनएल दिया है एंड नथिंग इज मेंशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट मेंशन्ड, टू बी प्रिपेयर्ड एज पर एएस 3। बिकॉज अगर लिख दिया एएस 3 के हिसाब से बनाओ, इवन दो ट्रेडिंग पीएनएल दिया रहेगा फिर भी आपको इनडायरेक्ट मेथड करना पड़ेगा, बिकॉज एएस 3 सजेस्ट ओनली इनडायरेक्ट मेथड एंड नॉट द डायरेक्ट मेथड। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो आपको समझ जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ये भेजे में उतरता है। इफ यू आस्क मी एग्जाम्पल, मैं और एग्जाम्पल दे देता हूँ इनडायरेक्ट मेथड में। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा, ये तेरा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है, मान ले मैं बोल रहा हूँ सेल 100 रुपया है, परचेज मैं बोल रहा हूँ तुझे 40 रुपये है, और मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट 20 रुपये है। चल बता प्रॉफिट कितना हुआ। सिंपल बात करूं तो प्रॉफिट हो गया 100 रुपया, इधर 100 रुपया,
₹40। ये सबको समझा। अब जब मैं बोलता हूं डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड क्या करता है मालूम है? सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लेता है। तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा? 100 माइनस 40 दैट इज 60। सिंपल कैलकुलेशन। तो वो क्या करेगा? 100 में से माइनस करेगा 40 और आंसर बोलेगा 60। इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? ये नहीं दिया रहेगा आपको, दिस इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। तो अब निकालो, निकालना यही है, 60 ही निकालना है, बट कैसे करूं? तो इनडायरेक्ट मेथड क्या करेगा? वो बोलेगा 40 पता है, हाँ चलो, क्या ये माइनस होना चाहिए प्रॉफिट में से? ऑपरेशनल मेथड में माइनस होता है क्या? नहीं होता है। तो ये माइनस हुआ है, तो क्या करो? इसको ऐड बैक कर दो। कितना आएगा? 60। हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब जब हम अमाउंट इनडायरेक्टली निकालते हैं उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और जब अमाउंट डायरेक्टली निकालते हैं उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। लेकिन जब ये करते हो तो अपने को वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है, और वही चीज मैंने यहाँ किया। यहाँ पे थोड़ा क्या बड़े लेवल पे किया, तो आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगा हो। तो यहाँ जो येलो पार्ट्स हैं दे आर डायरेक्ट मेथड के कंसिडरेशन में, और ब्लू पार्ट है वो इनडायरेक्ट मेथड के कंसिडरेशन में मैंने लिया है। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, सो इसको कॉपी कर लो। Now, if you know how to prepare fund flow statement, फंड फ्लो स्टेटमेंट ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो समझो। जो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस बनाते थे, तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पता है नेट फिगर आता था। तो आप अगर नोटिस करोगे कि जब मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूं, ये वाला, तो यहां मैं इनफ्लोज लिखता हूं और यहां मैं आउटफ्लोज लिखता हूं, याद है? यही है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहीं से इंफॉर्मेशन उठानी है और आपको क्या बनानी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ फॉर्मेट अलग होगा। फॉर्मेट में यहां पर कैश फ्रॉम ऑप्टिंग एक्टिविटी, अगर आपको याद हो तो यहां पर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आता था, इस साइड या इस साइड आता था, राइट? वही यहां आएगा, ठीक है। सेकंड, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप यहां और यहां देखना है कौन सा ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट से रिलेटेड है, या इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है, ये तीन चीजें। बचा हुआ चीज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ले लो। बस सिर्फ इसमें एक ही चीज करनी है कि वर्किंग कैपिटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहां लिखना है, वहां वर्किंग कैपिटल में नहीं लेना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो ओपनिंग होगा यहां लिख दिया, ऐड कर दिया, आंसर में तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। बाकी सब कुछ है। मतलब जिस बंदे को फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने आता है उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने आता है उसको फंड फ्लो बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिकॉज दोनों भी सेम है। देर इज अ स्मॉल डिफरेंस जो मैं आपको बताऊंगा कि वो डिफरेंस क्या है दोनों में। पहले AS3 सजेस्ट करता था ये, फिर ये स्क्रैप कर दिया अराउंड 2003 में, एंड देन दे स्टार्टेड सजेस्टिंग दिस। मतलब पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज टू बी देयर, बट उसको बंद करके क्या लाया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चेंजेस हुए थे, बट दैट्स ओके फॉर यू। इन योर एग्जाम दे विल आस्क बोथ, तो अपने को लॉजिक समझ में आएगा। कभी कभी वो लोग बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें अपने को इतना सब बनाना नहीं पड़ता है, अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करके देना होता है कि कौन सी एक्टिविटी में कौन जाएगा। तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था। तो इसको एक बार चाहिए तो वापस से देख सकते हो और चीजों को समझो, P&L अकाउंट में कौन किधर कैसे है। And that is the same thing which I have done. In fact, if you have noticed, यही कैश बुक जो है ना, वही चीज मैंने वहां बनाई है। इसमें जो ऑपरेशनल रिलेटेड तेरा एक्टिविटी था, मैटर था, ये देखिए सब सेल्स, ये सब ये ऑपरेशनल में चला गया, और जो बैंक लोन था ये तेरा फाइनेंस में चला गया, और डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किया ये फाइनेंस में चला गया, और ये तेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया। मतलब कैश बुक को ही उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, चलो इतना कर लो कॉपी पहले, फिर बाद में बात करते हैं।